सिमिलरली एक कपल है, उसने अपना मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि कपल ने भी अपना बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे थे वो कपल दोनों, बट उन्होंने भी अपनी 9 साल की बच्ची को छोड़ के मोंग खुद अपना लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? हमारा संविधान सबको धर्म और अपने धर्म में जो रूल्स है उसको फॉलो करने की पूरी अनुमति देता है। और मैंने आपको पहले कहा था मैम कि ये आध्यात्मिक यात्रा है। लोग जब समझ लेते हैं कि उन्होंने सब पा लिया, क्योंकि आध्यात्मिकता का कोई आयु नहीं होती, ये कभी भी आ सकती है। क्योंकि एक 3 साल का बच्चा भी ये चालू कर देता और एक जो कपल से आपने बोला वो भी कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस कपल की अपनी बच्ची की तरफ कोई जिम्मेदारी है? क्या कहीं ना कहीं जब हम राइट्स की बात करते हैं पेरेंट्स के, उस कपल की, तो क्या उस बच्ची की राइट्स का हनन नहीं हो रहा है? क्या उसे राइट नहीं है एक अच्छे पेरेंटहुड का? मैं आपने बिल्कुल सही कहा, उसको भी पूरा अधिकार है कि जो माँ बाप का जो प्यार है और जो ज्ञान शिक्षा है वो उससे प्राप्त हो। लेकिन अभिषेक, आप हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं? यस सर। ओके अभिषेक, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मैं अभिषेक ओसवाल चेन्नई से आया हूँ। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है। बीटेक के पश्चात मैंने टीसीएस में 1 साल असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट पर काम किया है। 2014 से 2017 तक मैंने फ्रीलांसर का काम किया है, जिसमें मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट, कंटेंट डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, इन सब विषयों में काम किया है। इसके अलावा भारत के अंदर पर्यटन करना, नई नई भाषाएं सीखना और नेचुरल फोटोग्राफी मेरी रुचि है। हाल ही में मैंने प्लास्टिक विकल्पों पर काम भी चालू किया है सर। इन सारी चीज़ों से आप एक एंथुजियास्टिक यंग मैन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, जब सिविल सेवा पहले मेरे प्रोफेशनल करियर में नहीं थी, लेकिन जब मैं टीसीएस ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में वो चैलेंजेस मिलेंगे मुझे, लेकिन 4 दीवार के अंदर मेरे काम को ना मैं समझ पाया, ना लोग समझ पाए, ना वो ज़मीनी हकीकत पर दिखा, और जो चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो मुझे मिले भी नहीं सर। इसलिए फिर मैंने रिसर्च की कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे चैलेंज दे और जो मेरे एटीट्यूड को सूट करे। काफ़ी रिसर्च आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू अभिषेक, लेकिन यदि आपको वहाँ की चारदीवारी में लगा कि वो चुनौतीपूर्ण पर्याप्त नहीं है, तो इस बात की संभावनाएं भी पूरी हैं कि जब आप सिविल सेवा में पहुंचेंगे और उसकी ट्रेनिंग में या उसकी चारदीवारी में जब पहुंचेंगे, तब आपको अचानक एहसास होगा कि ये भी वह जगह नहीं है। क्योंकि दरअसल दिक्कत चारदीवारियों में नहीं होती है, दिक्कत हमारे देखने के नज़रिए में होती है। बिल्कुल सर। तो अगर आपको वहाँ चुनौतियाँ नहीं पर्याप्त दिख रही थी, तो आपको क्यों लगता है कि सिविल सेवा में आपको चुनौतियाँ पर्याप्त दिखेंगी? सर, सिविल सेवा में जो सेवा है, कोई भी सेवा बिना चुनौतियों की पूरी नहीं की जा सकती सर, ये मुझे लगता है। तो जो हमारे देश के अभी हालात हैं और जिस गति से देश हमारा प्रगति की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं और मुझे काम करने को उसमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अभिषेक, मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो डैफ है उसमें सामान्यतः बहुत सारी जगहों पर आपका जाना आना पढ़ना हुआ है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। मुझे बताइए कि इस बात ने, आप तमिलनाडु में थे, आप अन्य जगहों पर भी रह चुके हैं, इस बात ने आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला है? सर, हर जगह रहना, वहाँ से मैंने कुछ सीखा। सबसे पहले एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हर जगह हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर जगह की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, क्लाइमेट अलग है, खान पान अलग है। तो मैंने एडजस्ट करना सीखा इन सब के साथ। दूसरी बात, लोगों के साथ घुल मिलना, एक रैपो बनाना, क्योंकि आप अकेले, हम एक सोशल एनिमल हैं, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वहाँ जाके लोगों से संवाद करना और वहाँ से उनके बारे में सीखना। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी है सर कि आप जहाँ भी रहो, आपको एक जो परसेप्शन होता है, मतलब हम बैठे हैं अपने इस कमरे में, हम परसेप्शन लगा लेते कि ये जगह ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। वो जो विडंबनाएं होती है अलग अलग जगह जाके टूटती है सर। ठीक है अभिषेक, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था, लेकिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे विज्ञान के विषयों की बजाय भिन्न विषय में ये परीक्षा दी है। जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? सर, मैं क्या आपका ऑप्शनल पेपर क्या रहा? हिस्ट्री है सर। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बीटेक किए हुए विद्यार्थी ने इतिहास विषय से ये परीक्षा क्यों दी? सर, जब मैंने सिविल सेवा की रिसर्च की थी,
तो मैंने विषयों पर पहले अध्ययन करना चालू किया कि कौन कौन से विषय इसमें आते हैं। मुझे ऑप्शनल पेपर के बारे में पता नहीं था सर, तो मैंने सामान्य अध्ययन उसमें चालू किया और मैंने हिस्ट्री से पढ़ाई चालू की। जब मैंने आगे उसमें जब और डीप जाते गया तो मुझे लगा कि ये विषय काफ़ी बढ़िया है। इसमें ना केवल ज्ञान के हिसाब से पर देश की जो संस्कृति है, इसमें हिस्ट्री में कहा गया है कि यू कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री। तो इस चीज़ को देखते देखते मेरी रुचि इसमें बहुत बढ़ती गई सर, जैसे मैं पढ़ता गया। तो फिर मैंने दूर राय नहीं देखी कि मेरे को हिस्ट्री लेना चाहिए या और कुछ। फोटोग्राफी पसंद करते हैं? हाँ सर। मुझे बताइए कि अपर्चर शटर स्पीड के बीच में क्या रिलेशनशिप जो नॉर्मली आप एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट में रखेंगे? सर दोनों लाइटों पर खेलता है सर। अगर शटर अपर्चर जो एफ स्टॉप्स होते हैं, अगर एफ स्टॉप्स हम बढ़ाएं जैसे 1.8, 1.8 से 2.6 अगर हम जाएं तो जो अपर्चर होती है वो बंद होती रहती है और जो लाइट है वो भी कम होती रहती है। तो आईएसओ ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। ऑटोमेटिकली आपको बढ़ाने के का विकल्प होगा? सर कैमरा में जो सेटिंग होती है, अगर हम अपर्चर सेटिंग लें तो आप अपर्चर एडजस्ट करिए, उसके हिसाब से आपका आईएसओ और शटर स्पीड ऊपर नीचे होंगे सर। ठीक है, थैंक यू। ओके अभिषेक, यस सर। आप जैन कम्युनिटी से आते हैं। हाँ सर। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, कुछ जानते हैं? यूथेनेशिया क्या होता है पहले ये बताइए। सर यूथेनेशिया ये जो टर्म है, इसमें एक अपनी मर्जी से अपनी जो लाइफ है उसका एक बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट है कि अब हम नहीं जीना चाहते और अब हमें भारत में अलाउड है यूथेनेशिया? सर पैसिव यूथेनेशिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अलाउ किया था। और जैन में एक टर्म है संथारा। जी सर। तो क्या संथारा को पैसिव यूथेनेशिया मान लिया जाए? नहीं सर। क्यों, क्या डिफरेंस है इसमें? सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो पैसिव यूथेनेशिया तब होता है जब आप एक ऐसी परिस्थिति में चले जाएं जिससे आप वापस उभर ना पाएं, जैसे कोमा हो गया। लेकिन जैन में जो संथारा है ये आध्यात्मिक एक तरफ की है, मतलब आप जीवन के सभी मोह माया से विकल्प हो चुके हैं, आपने ज़िंदगी पूरी जी चुकी है, अब आपको किसी चीज़ से कोई मोह ना कोई माया है, और ये मोक्ष की यात्रा है ना कि जीवन खत्म करने की यात्रा। ठीक है। आपने कहा कि देश के सामने, देश विकास कर रहा है, देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। जी सर। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगता है आपको देश के सामने? कोई एक चुनौती के नाम बतानी हो तो। सर जलवायु परिवर्तन। ये देश की चुनौती है या पूरे विश्व की चुनौती पूरे है? विश्व की चुनौती है, पर भारत जो विकसित विकासशील देश है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, क्या भारत पे प्रभाव पड़ेगा, इंडियन स्पेसिफिक क्या इस पे प्रभाव पड़ेंगे जलवायु परिवर्तन से? सर प्रभाव पड़ना चालू हो चुका है। क्या हो रहा है? 2015 में चेन्नई की जो बाढ़ थी, बाढ़ तो बोलते हैं मानवीय कारणों से हुई थी, लेकिन उसमें लगातार 3 साइक्लोन एक के बाद एक आए जो नहीं हुआ है। तो बड़े ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं आप। एक देश के सामने चुनौती एक बाढ़ नहीं हो सकती, एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाली, ऐसी जिसकी विस्तार व्यापक हो, पूरे देश को प्रभावित करे, कुछ ऐसा बताइए। सर कृषि क्षेत्र, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि से आती है और हमारा कृषि जो इंडियन मानसून है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो हमने देखा है कि जलवायु परिवर्तन से वर्षा कभी वर्षा होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो किसानों की अर्थव्यवस्था, पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था खराब होती है, किसानों को अपनी आय नहीं मिल पाती और जो रूरल डिमांड है वो कम होती है। और ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग जानते हैं आप क्या है? हाँ सर। बताइए। सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो सर्विसेज है वो ना किसी स्टैटिक सर्वर पर लोड होने के बजाय एक वर्चुअल सर्वर पर रहती है। ये वर्चुअल स्टैटिक सर्वर क्या होता है? सर स्टैटिक सर्वर ये हो गया है कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है, जैसे एक मशीन है सीपीयू जैसी, और उसमें आप अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। क्लाउड आपके पास नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको प्रोवाइड करेगी और आप उसमें अपलोड करके या एक्सेस करके वो सर्विस यूज कर सकते हैं। फॉग कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपने समझा दिया, फॉग कंप्यूटिंग नाम सुना है आपने? सर इसके विषय में मुझे नहीं पता सर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? सर क्वांटम कंप्यूटिंग एक उभरती टेक्नोलॉजी है जिस पर शोध चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो अभी हम बिट्स 0-1 डिजिटल कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, इसको ना यूज़ करके स्पिन ऑफ फोटॉन्स, क्वांटा बोलते हैं, उसे यूज़ किया जाएगा। क्या फ़ायदा होगा उससे? सर इससे एक फ़ायदा तो ये है कि स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा है सिक्योरिटी। जो सुपर कंप्यूटर क्या है? सर एक प्रकार का कंप्यूटर है,
लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आम कंप्यूटर से लगभग 100 से 150 गुना ज़्यादा है। और इसका एप्लीकेशन ऐसे चीज़ों में होता है जैसे मेट्रोलॉजी हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, इनमें यूज़ होता है। भारत में कोई सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम आप जानते हैं? हाँ सर, हमारे पास काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स हैं। कुछ नाम बताइए। परम युवा 2 है, परम 1 है, और अभी तो मुझे याद आ रहे हैं सर। ओके, एक बात बताएं आप, हम कैसे मान लें हम सारे बोर्ड मेंबर कि आप एक अच्छे नागरिक हैं? इस बात को साबित करने के लिए क्या करते हैं आप, या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी? जाहिर सी बात है आप अच्छे नागरिक हैं ही, लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे साबित होता है कि आप अच्छे नागरिक हैं? सर छोटी छोटी चीज़ों में भी नागरिकता या देशभक्ति दिखती है। मैं छोटी मिसाल दूंगा जो मैं अपनी दिनचर्या में फॉलो करता हूँ। जैसे पहला है कि मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, कभी बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाता। दूसरा है, जब मैं काम करता था तो मैं एकदम ईमानदारी से टैक्स भरता था, और अभी भी जब मैं कुछ भी सामान परचेस करता हूँ तो मैं रसीद लेके परचेस करता हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे कर उसमें जाता है। और तीसरी बात, जब भी मैं भारत में ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक विडंबना नहीं रखता कि कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, हम सब एक हैं। तो खुल के बात करता हूँ, और एक भाईचारे का मतलब जो मेरा कल्चर है, जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, वो उनके साथ शेयर करता हूँ। तो एक ये थैंक यू। अभिषेक, यस मैम। अभिषेक, आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं? जी मैम। जैनिज्म में जब हम बात करते हैं तीर्थंकरों की, तो 24वें तीर्थंकर की जनरली बात होती है, महावीरा जी की। पहले तीर्थंकर या बाकी जो और तीर्थंकर हैं उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? मैम इसका रिलेशन इतिहास से है, क्योंकि इतिहास के हिसाब से हमें सिर्फ 2 तीर्थंकरों का अस्तित्व मिला है। एक है पार्श्वनाथ और दूसरे हैं महावीर स्वामी। उसके पहले जो तीर्थंकर हैं ये सब पौराणिक कथाओं में जैन धर्म के अनुसार बोले गए हैं, इसलिए इनकी चर्चा सामान्य लोग नहीं करते। क्या इसके अलावा कोई और कारण है? मेरे को तो यही पता है मैम। अच्छा, अभी हमने देखा गया है कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं, जैन जो हैं, वो अपनी स्टडीज़ वगैरह सब त्याग के मोंकहुड अपना रहे हैं। सिमिलरली एक कपल है, उसने अपना मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि एक कपल ने भी अपना बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे थे वो कपल दोनों, बट उन्होंने भी अपनी 9 साल की बच्ची को छोड़ के मोंकहुड अपना लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? हमारा संविधान सबको धर्म और अपने धर्म में जो रूल्स है उसको फॉलो करने की पूरी अनुमति देता है। और मैंने आपको पहले कहा था मैम कि ये आध्यात्मिक यात्रा है। लोग जब समझ लेते हैं कि उन्होंने सब पा लिया, क्योंकि आध्यात्मिकता का कोई आयु नहीं होती, ये कभी भी आ सकती, क्योंकि एक 3 साल का बच्चा भी ये चालू कर देता और एक जो कपल से आपने बोला वो भी कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस कपल की अपनी बच्ची की तरफ कोई जिम्मेदारी है? क्या कहीं ना कहीं जब हम राइट्स की बात करते हैं पेरेंट्स के, उस कपल की, तो क्या उस बच्चे की राइट्स का हनन नहीं हो रहा है? क्या उसे राइट नहीं है एक अच्छे पेरेंटहुड का? मैम आपने बिल्कुल सही कहा, उसको भी पूरा अधिकार है कि जो माँ बाप का जो प्यार है और जो ज्ञान शिक्षा है वो उससे प्राप्त हो। लेकिन ये होता है कि जब इमोशन ओवरकम कर लेते हैं या जो एक स्पिरिचुअल जर्नी ओवरकम कर लेती है तो कुछ सोचता नहीं। और एक माँ बाप होने के नाते उन्होंने ज़रूर सोचा होगा इसके बारे में, और इन्होंने उसकी व्यवस्था की होगी कि इसका फ्यूचर जो हो। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है अभिषेक, कि उन्होंने व्यवस्था कर दी होगी उसके खर्चा वगैरह उठाने की, वहन करने की, लेकिन क्या उस बच्चे के राइट्स, वो बच्चे को तो अभी उसको समझ ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने क्या अपना लिया है। तो आपको नहीं लगता कि स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए ऐसे कपल्स के केस में, उस बच्चे के राइट्स को लेते हुए? क्योंकि एक बच्चे को भी राइट टू लाइफ, उसका भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत में। तो क्या आपका क्या मानना है, क्या स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए? मैम इसमें मेरी प्रक्रिया है कि स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका निजी मामला है। और ऐसे तो जो पति अगर पत्नी की पिटाई करता है वो भी उनका निजी मामला होता है। लेकिन ये चलिए हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। जब हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो वो भी एक रिलीजन के अंदर में कहीं ना कहीं है, उसमें स्टेट क्यों इंटरवीन कर रहा है? लेकिन एक निजी मामला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है मैम, ये पूरे एक समुदाय के खिलाफ है। और एक कूट प्रथा थी जो ट्रिपल तलाक में हो रहा था, ये बहुत क्रूर प्रथा थी। हाँ, ये निजी मामला सिविल मैटर है, लेकिन इसका जो प्रभाव दुष्कर्म था वो बहुत भयानक था।
जिन पर बीत रहा था, इसलिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा इसमें। ओके, आप कोऑर्डिनेटर थे एसआरएम इनोवेशन क्लब के। यस मैम। इनोवेशन को लेके हमारे इंडिया में कई बार ये सवाल उठते हैं कि हमारे यहाँ पे इनोवेटर्स की काफी कमी है या इनोवेशन पॉलिसी नहीं है हमारी। इसके बारे में क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने और इनका वे आउट क्या है? मैम, मैं इससे सहमत हूँ कि इनोवेशन की काफ़ी कमी है। अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी IPR की, इसमें बताया गया थी भारत चीन के मुकाबले सिर्फ 10% IPR रजिस्टर करता है। तो इनोवेशन की काफ़ी कमी है और इसका प्रभाव हम देख भी रहे हैं कि स्टार्टअप्स। क्या रीजंस हैं इनोवेशन की कमी के पीछे? पहला मुख्य रीज़न मुझे ये लगता है मैम कि वातावरण ही नहीं इनोवेशन का भारत में, जो अभी बन रहा है हाल ही के। लेकिन जो अभी भी हम एजुकेशन सिस्टम देखें उसमें हमें रटाया जाता है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें ज्ञान नहीं दिया जाता। और दूसरा जो शोध का जो वातावरण होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, मैंने एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। लोगों में होड़ मची है कि डिग्री ले लें और जॉब कर लें, क्योंकि इनोवेशन को फलने में टाइम लगता है, इतना सब्र किसी के पास होता नहीं है। आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक है? कौन कौन से लैंग्वेजेस जानते हैं आप? बंगाली, तमिल, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश। अभी फिलहाल में मैंने स्पेनिश और जापानीज चालू किया मैम। ओके, लैंग्वेजेस सीखने से मल्टीलिंग्विस्ट होने से क्या फर्क पड़ता है किसी पर्सन के व्यक्तित्व में? एक तो है कि हम लैंग्वेज और कल्चर का बहुत गहरा रिलेशन है, तो हम लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो हमें लगता है कि उनके संस्कृति को भी हम इनडायरेक्टली सीख रहे हैं। और जब हम किसी की संस्कृति को जानते हैं तो एक रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है उनके साथ। और अगर दूसरी बात है, जब मैं से घूमता हूँ और लोगों को उनसी लैंग्वेज में बात करता हूँ तो एक रैपो जल्दी से बिल्डअप हो जाता है। ठीक, थैंक यू। अभिषेक जी सर। एक बाप द्वारा अपनी बेटी को दिया गया दहेज जी सर। और उसको दिया गया उपहार जी सर। में क्या फर्क है कानूनी स्तर पर? सर कानूनी स्तर पर सर दहेज प्रथा इलीगल है और उपहार जो दिया गया है वो दिल से होता है। दहेज जो होता है कभी कभी होता है कि हम दिल से दे रहे हों, लेकिन वास्तविक में ये दिल से नहीं दिया जाता, ये फोर्स्ड होता है। तो ये कैसे सिद्ध किया जाएगा कि जो सामान या पैसे दिए गए वो दहेज ही है, उपहार नहीं है? देने वाले उसे उपहार के रूप में पेश कर सकते हैं। सर इस विषय में मेरी जानकारी थोड़ी कम है सर। अच्छा, ठीक है। आपका परिवार चेन्नई में लगभग कितने वर्षों से रह रहा है? 27 साल हो गए सर। तमिल भाषा अच्छी खासी आपने सीख ली होगी। जी सर। इसकी लिपि में कितने अक्षर होते हैं? सर 12 वबल्स होते हैं, उइडमेड़तम बोलते हैं जिसको, और 18 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 30 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी में 5 ही वॉवेल्स हैं, तमिल में 12 हैं। तो इसका मतलब कि वॉवेल बेस्ड शब्दों की अभिव्यक्ति में तमिल ज़्यादा समर्थ है। तो कंप्यूटर की भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तमिल का इस्तेमाल ही क्यों नहीं करते? सर जब कंप्यूटर का जो विस्तार हुआ था तो उन्होंने जहाँ पे ये US और UK में जहाँ पे इसकी वृद्धि या डेवलपमेंट हुआ था तो उन्होंने अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन अब तो 30-35 साल से भारत में ये काफ़ी अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। तो 35 साल तो लंबा वक्त होता है। 35 क्या 37-38 साल हो गए भारत में कंप्यूटर को। हाँ सर। अब तक IT सेक्टर की कंपनियों ने तमिल लैंग्वेज बेस्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस क्यों नहीं डेवलप किए? सर जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं मुझे लगता है इनका एक एम ये होता है प्रॉफिटियरिंग, कि इनके क्लाइंट कितने, इनकी मार्केट डिमांड कितनी है। तमिल भाषा सीखने वाले करीब बोलने वाले पूरे विश्व बाजार छोटा है। हमारे देश में अपना सर्वर क्यों नहीं है? हम क्यों विदेशी सर्वर पे आश्रित हैं? सर 2 मुख्य कारण लगते हैं मुझे। एक तो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत है सर्वर में, जो देश में अभी तक पूरे पैमाने पर नहीं आ पाई है। क्योंकि वो तो कुछ खास इलाके में जहाँ सर्वर रखेंगे वहाँ तो कर सकते हैं ना। सर उदाहरण के तौर पर दूं, अगर फेसबुक का सर्वर भारत में लाना हो तो हमें पूरी दिल्ली में जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली देनी पड़ेगी। और दूसरा मैन पावर, सर्वर मेंटेनेंस के लिए बहुत हाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए। हमारे पास तो आदमी कमी नहीं, 130 करोड़ की आबादी है। ट्रेनिंग दे दें और उसको रख लें। सर अगर ट्रेनिंग होती तो हमारे यहाँ पे गूगल भी बन जाते सर, माइक्रोसॉफ्ट भी बन जाते। अच्छा, ठीक है। साइंस के विद्यार्थी के रूप में जब आपने इतिहास पढ़ा तो आर्यभट्ट के बारे में आपने ठहर के कुछ सोचा
कि आज हम जिस तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी मापते हैं, आर्यभट्ट ने कैसे मापा होगा? हाँ सर, मैंने भी इस पर सोचने की कोशिश की पर और रिसर्च भी किया, पर कहीं पे संक्षिप्त में आंसर नहीं मिला सर। ठीक है, लेकिन हमारे मंत्री तो कह देते हैं कि आर्यभट्ट के पास भी ये टेक्नोलॉजी थी। तो कभी भी कोई मंत्री कह सकता है कि प्रकाश के वेग की जानकारी प्राचीन मनीषियों को थी। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में विज्ञान का विकास पौराणिक काल में नहीं हुआ था, लेकिन जब हम ऐसे तथ्य दें तो इसके सब्सटैंशियल फैक्ट भी दें कि कैसे ये डेवलप हुए थे, क्योंकि हिस्ट्री भी जो इतिहास भी जो लिखा जाता है ये तथ्यों पर लिखा जाता है, बिना तथ्य के इतिहास कहानी है। तो आपको लगता है कि मंत्रियों का ये दावा ठीक नहीं है, भ्रमित करने वाला वक्तव्य है ये सब? इतने बड़े मंच से अगर जब हम बताएं तो तथ्य दें तो सही रहेगा सर। ठीक है, नव उपनिवेशवाद क्या होता है? सॉरी सर। क्या आपको लगता है कि संरक्षणवाद में नव उपनिवेशवाद के बीज छिपे हुए हैं? सर माफ़ी चाहूँगा पर मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया। न्यूलिबरलिज्म क्या होता है और क्या प्रोटेक्शनिज्म में न्यूलिबरलिज्म के सीड्स हैं? सर मैं इस विषय में पढ़ना चाहूँगा सर, मेरे को जानकारी का भाव है। भारत की विदेश व्यापार नीति कौन बनाता है और कितने वर्ष के लिए यह होती है, और फिलहाल जो नीति बनी थी वो कब बनी थी? सर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड। सर इसमें एक तो विदेश मंत्रालय शामिल होता है, कॉमर्स मंत्रालय शामिल होता है, और बाकी अन्य कैबिनेट मिनिस्टर अपनी राय देते हैं। हाल ही में ये कब बनी थी मुझे इसका तो अनुमान नहीं है सर, लेकिन जो हमारी पॉलिसी बनती है वो WTO के नियमों के अधीन होती है ज़्यादातर। अधीन कहना ठीक रहेगा कानूनी तौर पर? अधीन का मतलब हमें उनसे औपचारिक रूप से अनुमोदन लेना पड़ता, अप्रूवल लेना पड़ता। सॉरी सर, नहीं। ठीक है, थैंक यू। अभिषेक, यस सर। ये बताइए कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? सर संक्षिप्त में तो मेरे को क्लियरली आइडिया नहीं है, लेकिन ये दोनों हम शायद इंटरकनेक्टली यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सर। फिर भी कौन मिडिल ईस्ट यूज़ करेगा और कौन वेस्ट एशिया यूज़ करेगा? जो भारत के लिए कौन सा टर्म ज़्यादा सार्थक है? हमारे लिए मिडिल ईस्ट सार्थक है सर। क्या हमारे मिडिल ईस्ट में पड़ेगा ये देश? सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा, हमारे लिए वेस्ट एशिया सार्थक है। ओके, ये बताइए कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से किस तरीके से डिफरेंट है? सर जब 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था, तब भारत ने सोचा कि अब हमें अपनी जो विदेश नीति है उसमें एक नया दौर लाना चाहिए, और हमने एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट चालू की थी ताकि हम अपने व्यापारिक संबंध साउथ ईस्ट एशिया के देशों से अच्छे से कर सकें। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी ये धीरे धीरे हमने जो कूटनीति थी उसमें चालू की थी, लेकिन अभी इस पॉलिसी को पूरा प्रमाण दिया जा रहा है, जैसे हम अपने ट्रेड रिलेशन उनसे बढ़ा रहे हैं, सैन्य अभ्यास ज़्यादा कर रहे हैं, और अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बन चुके हैं। आपको क्या लगता है आसियान के जो 10 देश हैं इनमें से भारत के सबसे अच्छे संबंध कौन से देश के साथ हैं? सर सिंगापुर से मुझे लगता है कि हमारे संबंध कुछ घनिष्ठ हैं। अच्छा, ये ईस्ट एशिया फोरम जब होता है तो इसमें कितने देश शामिल होते हैं? सर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें आसियान कंट्रीज़ के साथ भारत, जैसे उसके बाद यूरोपियन देश, रशिया, अमेरिका, लोग भी शामिल होते हैं। ये भी शामिल होते हैं? आप श्योर हैं इस बारे में? हाँ सर। अच्छा, आप तमिलनाडु से भी आते हैं? जी सर। तो ये बताइए कि जल्लीकट्टू को लेके क्या विवाद है? सर जल्लीकट्टू एक एंशिएंट स्पोर्ट था जो पोंगल के दौरान बनाया जाता है। इसमें सांडों की दौड़ होती है, और पौराणिक कथाओं में ये बोला गया है कि ये एक शौर्य का खेल होता था। सांडों के सिर पर एक सोने की बैग होती थी, और जो उसको पकड़ेगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विवाद क्या है इसमें? विवाद ये है सर कल्चर और एनिमल राइट्स में, क्योंकि जब ये खेल होता है तो सांडों को बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता है। खेलों के 2-3 दिन पश्चात उन्हें खाना नहीं दिया जाता, एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि वो क्रोधित हो जाए, और जब इन्हें खेला छोड़ा जाता तो है। आपके हिसाब से कल्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए या एनिमल राइट्स को? सर बैलेंस होना चाहिए सर, क्योंकि भारत एक कल्चर और भारत दोनों सिनोनिमस है। अगर हमने एक को प्राथमिकता दी,
जैसे हिंदी एंटी हिंदी एजुटेशन में देखा था, जब तमिल को हिंदी के ऊपर थोपा गया, उल्टा हुआ था, तब ये विवाद चालू हो गया था। सेम चीज़ हमने अभी भी देखी है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने भी बताया है। अच्छा, ये बताइए कि रजनीकांत मूवी से आप राजनीति में भी आ रहे हैं, हाँ सर। तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? सर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक कोई नाम नहीं डिक्लेयर नहीं किया है। और कमल हसन की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? MKK, मक्कल करम कड़ची। क्या मतलब है इसका? मतलब लोगों की पार्टी, पार्टी फॉर द पीपल। क्या वजह है कि साउथ इंडिया में फिल्म एक्टर्स काफ़ी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रहे हैं? सर तमिलनाडु के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता MGR ने एक बार अपनी एक रैली में बताया था कि एक सुपरहिट फिल्म 10,000 रैली के बराबर होती है। तो एक मंच बन चुका था लोगों से सीधा संवाद सताने का, और इसके बाद ही हम देखें कि पिक्चर के बाद ये लोग राजनीति में भी आए। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि नॉर्थ इंडिया में ये सही नहीं है? नॉर्थ इंडिया में लोग क्या ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं साउथ इंडिया के मुकाबले? सर ऐसी बात नहीं है, अवेयरनेस तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते साउथ में, मूवी स्टार्स और राजनीति। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि ये डिफेमेशन जो है ये क्यों सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों हैं? सर इस विषय के बारे में पढ़ना चाहूँगा मैं सर। ठीक है सर। अभिषेक, जी सर। आप तो एक व्यवसायी परिवार से आते हैं और एक तरह का नैतिक आपका एक, अब तक मुझे बातचीत से लगा है कि आपका एक नैतिक समझ है। आप एक परिवार से आते हैं जिसमें आपके पिताजी बहुत साधारण सी आमदनी रखते हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के पढ़ा सकते हैं। अतीत में भी हमने ये देखा, बिरला थे, टाटास थे, वो जो पैसा कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा बिरला ने बिट्स बनाए, बिट्स मेसरा, बिट्स पिलानी, टाटा ने टिस, TIFR। ऑफ लेट हम देखते हैं कि ये जो मूल्य थे फिलैंथ्रोपी के, ये काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे हैं। अब जो नए कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो आमतौर पर इन सोशल चीज़ों में इन्वेस्ट करने से या इसमें दान पुण्य करने से बचने लगे, फिलैंथ्रोपी से बचने लगे। आपको क्या लगता है कि हमारे व्यवसाय जगत का में नैतिक मूल्य गिरे हैं या ये समय ही ऐसा हो गया है? सर मूल्य समय के हिसाब से बदलने नहीं चाहिए, पर मूल्य बदले हैं, क्योंकि आज का जो समय है ये प्रतिस्पर्धा का है, और प्रतिस्पर्धा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पर होती है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। क्योंकि CSR जैसे आपने बताया सर, इसमें भी हम देखते हैं कि ये लोग सरोगेट CSR करते हैं ताकि घुमा फिरा के हमारी ब्रांड का ही ऐसा बने। लेकिन ये हम जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा मैं, ये कम ज़रूर हुआ है पर ये बंद नहीं हुआ है सर। अभी भी काफ़ी फाउंडेशंस हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं जो इनमें बढ़ावा दे रही है, जो फिलैंथ्रोपी दिल से कर रही है। आपके परिवार में भी ये देखने को मिलता है, आपको लगता है? सर जितनी हमारी आय है उसके हिसाब से हम अपने सर्कमस्टेंस हम करते हैं सर। कैसे आपके पिता आपको इतने महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा पाए जबकि आपकी आय शायद उसके अनुरूप नहीं थी? आपको कहीं से सहायता लेनी पड़ी, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स लेनी पड़ी, क्या करना पड़ा? सर मैंने बैंक लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था। उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर से मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही कॉलेज में। ठीक है अभिषेक, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। आइए अभिषेक, बैठिए। अभिषेक, क्या मानना है आपका? इंटरव्यू आपका कैसा गया? किस एरिया में जा रहा था और कहाँ आपको लगता है कि अभी और सुधार की गुंजाइश? सर बीच बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे गया। ओके, आप पहले भी एक बार अपीयर हो चुके हैं? हाँ सर। क्या कैसा मार्क्स था? 140 आए थे सर। 140। ओके, और मेंस कैसा हुआ है आपका? इस बार मेंस पिछले टाइम से अच्छा हुआ सर, उम्मीद है। ओके अभिषेक, आपका इंटरव्यू इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहेगा। यू विल बी अमंग द कैंडिडेट्स जो कि आपका ना एक बहुत डाइवर्स एक डैफ बन रहा है, जिसमें कि बोर्ड मेंबर्स के पास, लगभग सब बोर्ड मेंबर्स के पास अपने अपने एरियाज होंगे जिसमें वो आपसे में इंटरेस्टेड होंगे। यू हैव अ डाइवर्स बैकग्राउंड, यू आर अ नॉर्थ इंडियन सेटल्ड, वेस्ट नॉर्थ इस तरह का आपका बन रहा है, सेटल्ड इन साउथ। ऐसे जो डाइवर्स कैंडिडेट्स होते हैं उनसे इंटरेस्टिंग एरियाज में सवाल जाने की संभावना होती है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स के अपने एक्सपीरियंसेस और जिस तरह के मोनोटोनस कैंडिडेट उनके पास आ रहे होते हैं, यू आर अ ब्रेक फ्रॉम दैट।
ठीक है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर द कैंडिडेट, Exactly. इट एक्चुअली कैन बैकफायर, ठीक है ना, इसका दरअसल उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी मेरे ख्याल से बरतनी चाहिए। आप एक शानदार कैंडिडेट हैं इस लिहाज से कि जैसे आपको बताया कि डाइवर्सिटी है, आप कई मामलों में ईमानदार कैंडिडेट लगते हैं, आप का सिटिंग पोस्चर, आपका सामान्यतः फ्लो अच्छा है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप के कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज़ नहीं है, देयर आर सम इश्यूज़ जिनकी मुझे चिंता है। पहली चिंता तो ये है कि आपके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू नहीं हो पाता है। तमाम कोशिश के बावजूद ऐसा लगता है कि हम किसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हैं, हम एक ऐसे कम्युनिकेशन में हैं जिसमें सामने जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो अभी इस बात का एहसास नहीं कर रहा है कि वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस में कैंडिडेट है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप किसी को कन्विंस करने वाले किसी ऐसे फॉर्म में है जो कि सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल टॉक या उस तरह की बातचीत जैसा फील आता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये आपसे वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ है। जब आप नंबर देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ रियल फियर इन अबाउट योर इंटरव्यू, नॉट दैट योर इंटरव्यू इज बैड, इट्स कि जिस शैली में बातचीत हो रही है मुझे उस शैली से थोड़ी सी परेशानी है। कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं? अगर इसे ठीक करना चाहें, जो कि मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आपको पहले तो इसे ना, अगर इतनी हिंदी आप पकड़ पाए तो आपको इसे लौकिक बनाना है। ओके, समझ ना, यू हैव टू ब्रिंग इट टू दिस वर्ल्ड। आप अपने भाषा में ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करने से बचें जिससे लगे कि आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है ना? ये प्लीज जरूर कीजिए। ये आप अपने उसमें स्पिरिचुअल कंटेंट को थोड़ा कम कीजिए। आप जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ाइए। ठीक है, आपके पास मल्टीलिंगुअल, आप कई सारी भाषाओं को जानते हैं, इस बात का लाभ लीजिए, इसे अपनी सीमा मत बनने दीजिए। और कई सारी चीज़ें, मसलन जैसे आप जब बात करना शुरू करते हैं तो कई फ्रेजेस आपके पास बहुत सारे हैं। दिल, ये एक ऐसा शब्द नहीं है जो कि किसी भी औपचारिक संप्रेषण में इस्तेमाल किया जाए, फिल्मी गीतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना? औपचारिक संप्रेषण में आप इससे, औपचारिक मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में इससे बचेंगे। ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी क्या कंसर्न है? इन कंसर्न्स को आप पहले पकड़िए। ओके सर। बाकी कंटेंट वाली कंसर्न सेकेंडरी हैं, वो भी हैं, उनको आपका अनुमान हो गया होगा कि इन एरियाज में थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत है, किन एरियाज में थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना लगे कि आप जो है वो भाषिक तरीके से केवल बोर्ड मेंबर्स को घुमा रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट्स यू आर अ गुड कैंडिडेट। जाहिर है मैं आपके फॉर्मल रिटायर पर अभी नहीं कह रहा हूँ, आपकी चेन, आपकी अंगूठी जहाँ तक हो सके नहीं होगी, वो उसका ध्यान आप रखेंगे ही। बाकी ठीक है, एक आध जगह पर आप लीडिंग आंसर्स देते हैं, जो लीडिंग आंसर्स उन एरियाज में ले जाने की कोशिश करते हैं जो कि प्रोबेबली ना तो बोर्ड मेंबर्स चाहेंगे ना आपका। जैसे मसलन मैं नहीं जानता आपने एंटी हिंदी मूवमेंट क्यों मेंशन किया। दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस आप चाह रहे थे कि बोर्ड मेंबर्स आपको ग्रिल करें। मैं चाह रहा था। हाँ, वो हो सकता है वो तो, बट देन योर लीडिंग आंसर शुड बी इन द एरियाज ऑफ योर स्ट्रेंथ रादर देन योर वीकनेसेस। ठीक है ना? अदरवाइज चीज़ें अच्छी हैं और मेरे ख्याल से एक आध जगह पर आपके थोड़े से आंसर्स लंबे भी हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा छोटा कीजिए, हैंड मूवमेंट थोड़ा सा कम कीजिए, अदरवाइज अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक्स।